हेलो नमस्कार। मैं नील सकरवाल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 126 में। और जैसा कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है श्रेणी अनुनाद परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ और बैंड चौड़ाई। दो बातें हम इसमें पढ़ेंगे। जो एलसीआर का टॉपिक था उसमें रह गई थी ये बात, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एलसीआर अनुनादी परिपथ। इसमें अनुनादी परिपथ के बारे में पढ़ लिया। इसमें दो बातें हमें पढ़नी है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ और बैंड चौड़ाई। पहले बात करेंगे अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ क्या है, क्योंकि बैंड चौड़ाई भी इसी से रिलेटेड है। तो एलसीआर और अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है और इस स्थिति में जो आवर्ती है उसको अनुनादी आवर्ती कहते हैं। धारा का मान अधिकतम होता है क्योंकि शक्ति क्षय जो होता है वो I²R होता है, तो वो भी धारा पे निर्भर करता है। इसलिए धारा का मान अधिकतम होगा तो शक्ति क्षय का मान भी उस बिंदु पर अधिकतम होगा। अब अर्ध शक्ति बिंदु क्या है? जो हम अनुनादी आवर्ती का ग्राफ लेते हैं उसके अंदर पीक वैल्यू पर तो हमारे पास अनुनादी आवर्ती होती है और उस पर I मैक्सिमम होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और हमें पता है परिपथ में जो धारा होती है वो RMS मान होता है, इसलिए वो RMS का ही मैक्सिमम मान है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इसके दोनों ओर क्या होते हैं? दो बिंदु, दोनों ओर एक समान ग्राफ होता है। दोनों ओर दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर जो शक्ति क्षय है उसका मान आधा रह जाता है। इसके संगत जो आवर्तियां होती है उन आवर्तियों को अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं और इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये आप इसमें लिख लें। सबसे पहली बात तो है क्या, एलसीआर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है। ये तो अनुनाद हम पढ़ चुके हैं, वही बात लिखिए दोबारा। इस आवर्ती पर परिपथ में शक्ति से अधिकतम होता है, धारा अधिकतम है इसलिए शक्ति का मान भी अधिकतम होता है। अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर दो आवर्तियां F1 और F2 पर शक्ति क्षय का मान आधा रह जाता है। तो जिन बिंदुओं पर शक्ति क्षय आधा रह जाता है उन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं और उनके संगत जो आवर्ती होती है उन्हें अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। और उन आवर्तियों का अंतर जो होता है उन्हें बैंड चौड़ाई कहते हैं। अब इनको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं, इसका किस तरह से लेते हैं। इसका ग्राफ हम पहले बना चुके हैं अनुनादी आवर्ती में, दोबारा फिर बना लेते हैं। यहाँ इधर हमने आवर्ती ली थी, इधर I लिया था। I अंडरस्टूड है, परिपथ में I कौन सा मान है? ये I RMS मान ही होता है, RMS मान ही होता है। अब ग्राफ किस प्रकार का आता है? वह हमने 2-3 ग्राफ बनाए थे, या हम एक ग्राफ से इसको समझ लेते हैं कि क्या है ग्राफ। इस तरह के ग्राफ बनाते हैं हम इसमें, इस तरह ग्राफ बनाते हैं। प्रतिरोधों के अलग अलग मान पर अलग अलग पीक वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए हमने 2-3 ग्राफ उसके अंदर शो किए थे। इस ग्राफ के अनुसार देखें तो ये वो बिंदु है जो किसको शो करता है? अनुनादी आवर्ती को शो करता है। अनुनादी आवर्ती को हमने F0 से लिखा था। इस स्थिति में धारा का जो मान होता है वो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम मान होता है, जिसको हमने क्या लिखा था? I0 लिखा था। ये जो मान है वो क्या है? I0 है। इसके संगत जो मान है। अब क्या होता है इसके अंदर? अब देखें, इधर से देखें तो भी ग्राफ सेम ढलान है, इधर देखें तो भी सेम ढलान है। तो दोनों तरफ ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ है वो बिंदु A और B। यहाँ क्या होता है? शक्ति का मान आधा हो जाता है। अब शक्ति का मान आधा होता है तो इसके संगत धारा कितनी होती है ये भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ A और B बिंदु पर जो मान है वो क्या होता है? यहाँ शक्ति आधी होती है यहाँ, इसलिए इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। तो डिफाइन करना हो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एलसीआर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां शक्ति क्षय आधा होता है। उन बिंदुओं के संगत आवर्तियों को अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां
और उन बिंदुओं को अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। अब इनके संगत आवर्ती देखिए तो ये आवर्ती होगी इसके संगत तो आवर्ती का मान ये होगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 दे दें इसको नाम। और इसके संगत देखें तो ये आवर्ती हो जाएगी, इसको नाम दे दें F2। तो F1 और F2 तो क्या हो गई, अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां। और दूसरी बात A और B हो गए अर्धशक्ति बिंदु। तो यहाँ दोनों बातें लिख देते हैं। यहाँ A व B ये तो कहलाते हैं अर्धशक्ति बिंदु, और F1 व F2 ये कहलाती है अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां। अब बात करते हैं भी इसका मान कैसे ज्ञात करें। अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों में धारा का जो मान है वो A और B बिंदु पर कितना होगा, उस तरीके से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो मान है धारा का मान आई नोट जो हमने लिए हैं, आई नोट किसके बराबर है, आई नोट का मतलब है IRMS का मैक्सिमम मान है। उसी को हमने क्या लिखा है, आई नोट, यानी अधिकतम धारा कौन सी है, इस बिंदु पर धारा अधिकतम होती है, कौन सी धारा, IRMS, उसके मैक्सिमम मान को हमने आई नोट लिख दिया। या सीधा आप IRMS मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ धारा का मान निकालना है। यदि मान लेते हैं बिंदु, इन बिंदुओं पर इन बिंदुओं पर धारा IRMS हो तो IRMS का मान क्या होगा। भी यहाँ पर जो धारा मान रहे हैं वो IRMS है, ये उसका मैक्सिमम मान है। तो IRMS किसके बराबर होगा, शक्ति की बात करें तो IRMS I²R होती है शक्ति, वही फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं I²R, जो किसके बराबर होगी, इन बिंदुओं पर शक्ति का मान क्या हो गया, आधा हो गया, 1/2। धारा कितनी है इन बिंदुओं पर, अधिकतम का किसका आधा हो रहा है, अधिकतम का आधा है। अधिकतम कितना है, IRMS मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम का क्या है, आधा है। शक्ति वही है, स्क्वायर आएगा, I²R, वही फॉर्मूला लगाए हैं कि यहाँ पर शक्ति का मान अधिकतम का आधा है, तो अधिकतम मान ये हो गया IRMS का मैक्सिमम मान। इसके अनुसार R से R कैंसिल आउट हो गया। IRMS अगर हम निकालें तो क्या आएगा, इसका अंडर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तो आ गया IRMS मैक्सिमम, और इसका अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों बिंदुओं पर अगर धारा कहें तो अधिकतम मान की 1/√2 रह जाती है। अतः ये भी कह सकते हैं, अतः अनुनादी वक्र में अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर वे बिंदु जहाँ पर धारा का मान अधिकतम मान का 1/√2 रह जाता है उसे अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियाँ कहते हैं। अतः क्या कह सकते हैं, अतः अनुनादी वक्र में वे बिंदु जहाँ धारा का मान अधिकतम मान का 1/√2 रह जाता है तथा परिपथ की शक्ति आधी रह जाती है, परिपथ की शक्ति आधी रह जाती है। इन्हें अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां कहते हैं, इन्हें
अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां कहते हैं। इसमें दोनों बातें आ गई। अगर ये कह दें कि अर्ध शक्ति बिंदु किसे कहते हैं तो भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी इन बिंदुओं को ए और बी को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। और अगर आवर्तियों को डिफाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं कि इनके संगत जो आवर्तियां F1 और F2 है उन्हें अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए डिफाइन करना तो ये आप डेफिनेशन इसके अंदर लिख सकते हो, ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा ग्राफ पूछ लेते हैं। तो जैसा इसी साल 2020 में ऐसा ही ग्राफ आया था जिसमें जो हमने LCR और अनुनादी परिपथ में पढ़ा था, LCR परिपथ में हमने परिणामी प्रतिबाधा निकाली थी। वहाँ शक्ति गुणांक निकाला था cos फाई का मान R/Z की फॉर्म में। वहाँ हमने ग्राफ बनाया था जिसके अंदर इस तरह से ग्राफ लिया था हमने, ओमेगा सी 1/ओमेगा सी का ऐसे ग्राफ लिया था, XL बराबर ओमेगा L उसका सीधा लिया था। तो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ था उसके अंदर, इस तरह का ग्राफ दिया था। इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कौन सा बिंदु अनुनादी आवृत्ति को व्यक्त करता है। तो इसमें PQRS लिखा था। तो जहाँ पर XL और XC बराबर हो रहे हैं वही क्या है, वही अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, इसकी बात हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है भी बिंदु पूछे गए हैं, आवृत्ति पूछी गई है, उसके अनुसार आप इसे सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, अगर परिभाषा लिखनी हो तो इस तरह से बता सकते हैं। अगर धारा का मान कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि अधिकतम मान का 1/√2 गुना है अधिकतम मान का। I0/√2 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ I0 का मतलब IRMS से है। यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा का RMS करंट की RMS वैल्यू है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है बैंड चौड़ाई। अब देखो बैंड चौड़ाई क्या है, इसके अंदर दो आवर्तियां F1 और F2। इन आवर्तियों का जो अंतर है उसको ही कहते हैं बैंड चौड़ाई। इसको ओमेगा की फॉर्म में, क्योंकि 2 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, या F2 माइनस F1 हो जाएगा, वही बैंड चौड़ाई कहलाएगा। तो ये अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन 1 नंबर में है तो ये लिखना है। उसे आप ये लिख सकते हो F2 माइनस F1 बैंड चौड़ाई है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो भी बैंड चौड़ाई है। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्म ले सकते हो, लीनियर फ्रीक्वेंसी फॉर्म ले सकते हो। तीसरा इसके अंदर जो बात आती है वो डेराइव किए करवाया जाता है कि आप बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक डेराइव करें। तो उसको हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, इस बात से हम इसको सोल्व करके चलेंगे। यानी ये बात हम लेकर चलेंगे। यहाँ IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। यानी मैक्सिमम धारा के मैक्सिमम मान का √2 भाग जो होता है वो धारा कहाँ पर होती है, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर होती है। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो चौड़ाई है वही बैंड चौड़ाई कहलाएंगे। इसलिए अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत धारा लेकर हम चल लेंगे, धारा लेकर चल लेंगे और उसी में फिर उसको विभांतर की फॉर्म में I इज इक्वल टू V/R होता है, तो I इज इक्वल टू V/Z हो जाएगा, ये V/Z। तो यहाँ वैल्यू ले लेंगे V/Z की फॉर्म में, Z का मान रख देंगे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और उससे फिर उसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 फॉर्मेट में हमें से लेके आना है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो वो डेरिवेशन पूछा जाए तो 3 नंबर में पूछ लेते हैं कि बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब आगे नेक्स्ट बात देखते हैं, बैंड चौड़ाई। देखें इसमें नेक्स्ट बैंड चौड़ाई की बात करें, अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों का अंतराल परिपथ की बैंड चौड़ाई कहलाता है। इसे हम F2 माइनस F1 कह सकते हैं या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी कह सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो अपने पास डेफिनेशन है पहले जो हमने ली थी, IRMS इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। अब देखो IRMS जो है वो तो कंप्लीट LCR के अनुसार है, धारा LCR परिपथ के अनुसार, जो किसके बराबर होगी, V/Z के बराबर। यानी इसको तो हम लिख सकते हैं V/RMS/Z। और ये IRMS मैक्सिमम कब होता है, जब अनुनादी परिपथ होता है, और अनुनाद में तो XL और XC बराबर हो जाते हैं, तो वही Z इज इक्वल टू R हो जाता है। इसलिए यहाँ IRMS मैक्सिमम की जगह क्या रखेंगे, VRMS/R।
अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा है ही, ये कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसमें मान रख दें इनके VRMS जेड का मान रखें 1/√, क्या आएगा R² प्लस XL की जगह लिख दें ω_L और XC की जगह लिख दें 1/ωc, क्योंकि हमें ओमेगा की फॉर्म में निकालना है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, और ये आ जाएगा 1/√2 × R। अब इसे रिवर्स कर लेते हैं, कहते पक्षांतरण कर दे भाई, इसको इधर ले जाएं, दोनों को रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें और वर्ग कर दें। वर्ग कर दे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी R² प्लस ω_L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू 2R²। R² इधर ले आएंगे, 2R² में से एक R² माइनस हो जाएगा, एक बचेगा, तो ये आ जाएगा ω_L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू R²। ठीक है, अब हम ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर में होती है वैल्यू, तो ये भी स्क्वायर है। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो अंडर रूट हट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी ω_L माइनस 1/ωc। दोनों तरफ लेते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस R आता है, तो ये आ गया प्लस माइनस R। इसका मतलब समीकरण 1 में देखें तो इसमें दो मान आ गए, एक प्लस R और एक माइनस R। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बिंदु A के लिए और बिंदु B के लिए। बिंदु A के लिए क्या ले लें, ω_L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू माइनस R, और B के लिए ω_L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू प्लस R। अब देखो दोनों में ही ओमेगा सेम नहीं है, ए बिंदु पर अलग आवर्ती है, बी पर अलग आवर्ती है, इसलिए इसको ω1 ले लेते हैं और इसको ω2 ले लेते हैं। अब अपने पास दो समीकरण आ गई, समीकरण 2 और समीकरण 3। इन दोनों को सोल्व कर लो और आपके पास ω1 ω2 की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। अगर हम समीकरण 2 अपने पास, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, जब जोड़ देंगे तो उसके अनुसार वैल्यू आ जाएगी, जोड़ेंगे तो R से R कट जाएगा, इधर से ये कॉमन आ जाएगा, इसमें सोल्व कर लेंगे इसे, और घटा देंगे तो उसके अनुसार मान आ जाएगा। तो अगर 2 में से 3 घटा दें, अगर हम 2 में से 3 घटा दें क्योंकि ω2 माइनस ω1 चाहिए हमें, ω2 माइनस ω1, तो 2 में से 3 घटा दो, 3 में से 2, तो समीकरण 3 माइनस 2 करने पर तो क्या आएगा ω2L माइनस 1/ω2c, माइनस करेंगे ω1L और ये हो जाएगा प्लस 1/ω1 इंटू सी इज इक्वल टू, घटाएंगे तो R माइनस, और ये माइनस R क्या हो जाएगा प्लस R हो जाएगा 2R। वैल्यू इन दोनों में से L कॉमन आ गया, तो आ गया ω2 माइनस ω1 इंटू L। इधर माइनस 1/c कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो वैल्यू आ गई 1/ω1 माइनस 1/ω2। इन दोनों में से वैल्यू कॉमन ले रहे हैं हम, 1/ω1c है और ये माइनस का है, तो 1/c कॉमन ले लिया प्लस में 1/c, और यहाँ बच गया 1/ω1 माइनस 1/ω2। और अब इसे को सोल्व कर लो, बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया 2R। वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से एलसीएम ले लें, ये एज इट इज आ जाएगा ω2 माइनस ω1 इंटू L प्लस 1/c। एलसीएम आ गया ω1 इंटू ω2, यहाँ आ जाएगा ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू 2R। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें ω1 और ω2 का, ω1 इंटू ω2 का मान रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, समीकरण 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि वहाँ से ω1 इंटू ω2 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं और एक बार इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या करें, वैसे आप सोल्व करते समय ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले ही क्या करें, पहले ही सोल्व कर लें, किसको,
समीकरण 2 और 3 को पहले जोड़ दें। पहले जोड़ देंगे तो 8 से 4 कट जाएगा और इसका मान जो है वो ω1 इंटू ω2 का मान आ जाएगा। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2 + 3 करने पर, वैसे आप पहले 2 + 3 ही करें, उसको सोल्व कर ले ω1 इंटू ω2, बाद में इसको सोल्व करें क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दें, L कॉमन आ गया, ω1 + ω2 आ गया, इनमें से -1/ωc कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा ω1 + ω2 इंटू L, और ये आ जाएगा यहाँ -1/c इंटू 1/ω1 + 1/ω2, और बराबर ये माइनस प्लस आ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 0। सोल्व कर लें अब आप इसे, तो ω1 + ω2 इंटू L, और ये आ जाएगा, इसको बराबर इधर ले जाएं, और 1/c इंटू ω1 इंटू ω2 क्या आ गया, LCM आ गया, ऊपर आ गया ω1 + ω2। अब ω1 इंटू ω2 का मान निकालना, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कट जाएगा, तो ये आ गया ω1 इंटू ω2 इज इक्वल टू, ये इधर आगे भाग में कैंसिल आउट हो जाएगा, L इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/LC, ये वैल्यू आ गई ω1 इंटू ω2 की, समीकरण नंबर 5। और ये समीकरण 5 का मान हमें रखना पड़ेगा समीकरण 4 में। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख दो। 5 में क्या है, ω1 ω2 का मान आ गया 1/LC, और 1/LC पुट कर दें इसकी जगह, तो क्या आएगा, देखो ω2 - ω1 इंटू L एज इट इज, प्लस 1/c ω2 - ω1, और यह आ जाएगा 1/LC, C से C कट गया, इज इक्वल टू 2R, L ऊपर आगे मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये आ गया ω2 - ω1 इंटू L, प्लस ये भी आ गया ω2 - ω1 इंटू L इज इक्वल टू 2R, तो ये 1 + 1 सेम वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2ω2 - ω1 इंटू L इज इक्वल टू 2R। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें ω2 - ω1 निकालना है, ये आ गया इज इक्वल टू R/L, और यही हमें निकालना था, ये बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला है। अब इसको देखो F2 और F1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 2πf ω2 इज F2 माइनस 2πf1 इज इक्वल टू R/L। दोनों में से 2π कॉमन आ गया, 2πf2 माइनस f1 इज इक्वल टू R/L, और f2 माइनस f1 इज इक्वल टू लें तो 2π डिवाइड में चला जाएगा 1/2πL, सॉरी R/2πL, R/2πL, ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको 3 नंबर में इक्वेशन पूछ लिया जाए तो फिर इस तरह से सोल्व करना है इसको, बैंड चौड़ाई को। आप f2 माइनस f1 की फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ भी तक भी छोड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्म में इसमें से पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम कल की क्लास में करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन, और परसों की क्लास में करेंगे हम इसके जो पिछले सालों में 2012 से लेकर अब तक जितने जो पेपर्स है वो मेरे पास रखे हैं, उनमें से आए हुए क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे 2012 से 2020 तक के। तो कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। न्यूमेरिकल क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जितने सोल्व हो पाएंगे न्यूमेरिकल करेंगे। आप कल तक पहले इसे पूरा रिवाइज कर लें अच्छी तरह से, ताकि न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आए। सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, परसों की क्लास में जब हम इसके क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन हर बार आया हुआ है इसमें, हर बार एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, कभी 2 नंबर के आए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उन क्वेश्चन को समझने में और करने में। इसलिए पहले आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें अच्छी तरह से। एक बार फिर पूरा चैप्टर हो गया है, अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। फिर कल हम इसमें न्यूमेरिकल क्लास करेंगे और परसों इसके अंदर हम इसमें इसके जो आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा, राजस्थान बोर्ड परीक्षा में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें।